गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक पे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक ना। यहाँ पे हम इसको समझेंगे भी और इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है उसको भी जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पहले समझो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, उसका नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों पड़ा। तो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक का तो मतलब हम जानते हैं कि चार्ज, और फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। मतलब इसमें हम लोग तो ये तो क्लियर हो गया कि चार्ज का फ्लो होने वाला है। चार्ज का क्या होने वाला है बाबू, चार्ज का फ्लो होने वाला है। अगर चार्ज का जब फ्लो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम जानेंगे कि जब चार्ज फ्लो करता है तो उस किस किस बात पे डिपेंड करता है, ये जानना जरूरी होता है। जैसे अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए, सिंपल सी बात समझने के लिए, एयर फ्लक्स। तो एयर फ्लक्स का मतलब क्या होगा, एयर का फ्लो होना एयर फ्लक्स कहलाता है। समझ रहे हैं बात। अगर कहीं लिखा हो वाटर फ्लक्स, वाटर का फ्लो होना वाटर फ्लक्स कहलाता है। समझ रहे हैं ना। एयर फ्लक्स, वाटर फ्लक्स, चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस तरह से मिलता जुलता नाम है। अगर रही बात की अगर एयर फ्लक्स, एयर का फ्लो होना एयर फ्लक्स कहलाता है। तो एयर जब फ्लो करता है तो किस किस बात पर डिपेंड करता है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे एयर का जो फ्लक्स, जैसे मान लेते हैं विंडो, अगर खिड़की से हवा जब पास करता है तो किस किस बात पर डिपेंड करेगा। सबसे पहली बात कि खिड़की का एरिया बड़ा होना चाहिए। अगर एरिया बड़ा होगा तो एयर का फ्लो ज़्यादा होगा। समझ में आ रही बात। अगर वहाँ पे जब एयर का जब फ्लो होगा उस खिड़की से, वहाँ पे हम अपने हाथों को रखेंगे तो एयर जब फ्लो करेगा तो एयर जो होगा इस तरह से टच करेगा। मतलब अगर आपके हाथ रखोगे तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर टच करेगा। समझ में आ रहा है बात। तब दूसरी पहली बात कि ये साइज पे, एरिया पे, और दूसरा बात उसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जब भी एयर फ्लो करेगा तो सरफेस का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ पे लिखा है वाटर फ्लक्स, चलिए वाटर फ्लक्स समझते हैं। वाटर फ्लक्स कहने का मतलब, जैसे मान लो ये नल है इस तरह से, अगर इधर से पानी का जो फ्लो हो रहा है, ऐसा मान लीजिए नल है, ये नल का खुलने वाला है, एयर यहाँ से वाटर का फ्लो हो रहा है। तो वाटर का फ्लो किस किस बात पर डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है। हम बोलेंगे इसके एरिया पर डिपेंड करेगा। इसका एरिया जितना ही ज़्यादा होगा पानी का जो फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो एक बात तो हो गया एरिया, समझ रहे हैं बात, एक एरिया हो गया। और दूसरा जब वाटर का जो फ्लो होगा, अगर हम यहाँ पे अपने हाथ को रखेंगे तो वाटर का जो फ्लो होगा ऐसे मारेगा मेरे हाथ पे, ऐसे परपेंडिकुलर गिरेगा। तो एक दूसरी बात कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया हो गया, और दूसरी बात परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। समझ रहे हैं बात। उस तरह से दोनों चीज, एरिया नहीं बोलते यहाँ पे हम लोग एरिया वेक्टर बोलते हैं। एरिया वेक्टर का जो एक डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लेते हैं सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर जो दिखाते हो ये उसको एरिया वेक्टर बोलते हैं। दो चीज़ें पर डिपेंड करता है, एयर का जो फ्लक्स हो या चाहे वाटर का जो फ्लो हो, एरिया पर डिपेंड करता है और सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा, अगर किसी एरिया से पास करेगा तो हमेशा सरफेस का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस बात को ऐसे समझेंगे। पहले लिखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। इसे क्लियर है बात समझ में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस के परपेंडिकुलर पास करता है तो उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एरिया हुआ, अगर एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको चीरती हुई पास करेगा वो फ्लक्स कहलाएगा। समझ में आ रही है बात। जितना, जैसे मान लेते हैं जो मेरा फिंगर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझिए, और ये एरिया है। अभी इससे कितना जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो आप बोलिएगा 3, और ये सरफेस के कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, तो फ्लक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं ये एरिया है, 3 डायमेंशनल फिगर है, ऐसे समझिएगा, इस तरह से, ये इस तरह से रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार से जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है। समझ रहे हैं बात। अब बताइए इस एरिया के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, तो आप बोलोगे 1 2 3। अगर इधर से भी पास करा देते, नहीं पास कर रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स को हम φ से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बोलेंगे, 3 बोलेंगे, क्योंकि 3 ही इससे पास कर रहा है। ये दोनों इस एरिया के बाहर है तो उसको तो काउंट ही नहीं करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
किसी सरफेस को चीरते हुए पास करती है उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर है? चलो, अगर मान के चलिए इसका साइज हम बढ़ा दिए, इस एरिया का साइज को हम बढ़ा दिए सरफेस को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बाहर से पास कर रहा था अब तो अंदर से पास करेगा। अंदर से पास करने का रीजन ये हो गया कि यहाँ पे देखिए फ्लक्स आपका ज़्यादा हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? एक तो एरिया पे, क्लियर है, और एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर पास करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एरिया हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जा रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। दिखाई दे रहा है? अभी 90 डिग्री पे दिखाई दे रहा है, ठीक। अगर मान लेते हैं स्पेशल केस ले लें, ये स्पेशल केस है आपका 90 डिग्री से पास होता है। अब सोच के देखो, तुम ही बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा 90 डिग्री पे ही पास करेगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा 90 डिग्री पे ही पास करेगा? मान लेते हैं कभी 90 डिग्री पे पास नहीं किया तो उसको क्या करेंगे? क्या हम उसको छोड़ देंगे? उसका भी एक तरीका होता है। तो पहले तो मेरा इस डेफिनेशन को आप लिख लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। और ये छोटा सा 2 एग्जाम्पल है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम इसको प्रूव करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस के परपेंडिकुलर पास नहीं करेगा तो उसको फ्लक्स कैसे निकालते हैं। नोट कीजिए इसको। चलिए बाबू, हो गया, आगे बढ़ते। आपने तो एक चीज सीख लिया कि सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे मान लो एक रीजन ले लेते हैं, यहाँ पे एक सरफेस ले लिया गया, ठीक है, ये सरफेस ले लिया गया। इस सरफेस आप ऐसे मान के चलना, 3 डायमेंशनल फिगर है बाबू, 3 डायमेंशनल है, ऐसे रखा हुआ, समझ रहे हो ना? कैसे रखा हुआ? इस तरह से रखा हुआ, ऐसे। शेप कैसा भी ले लेते हैं, ऐसा जरूर नहीं है, हम मान लेते हैं ऐसे ही बना देते हैं, ऐसे ही मान लेंगे। एरिया हमने ये से रिप्रेजेंट, ऐसे जो रिंग बनाया जो सर्कुलर फॉर्म में ऐसे रखा हुआ, 3 डायमेंशनल फिगर, समझ में आ रहा? ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है, चलो इसको हटाते हैं, ऐसे ले लो, ठीक ना? 3 डायमेंशनल फिगर एरिया ए कैसे रखा हुआ है? ऐसे रखा हुआ, 3 डायमेंशनल फिगर ऐसे। और अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बोलता है कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर का मतलब इस डायरेक्शन में होना चाहिए। क्या ऐसे होना चाहिए? 90 डिग्री है, लेकिन हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि क्या अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको प्रूव करना है, क्योंकि दुनिया अदालत साबूत मांगती है, समझ में आए? आप प्रूफ करके दिखाओ, अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या होगा। तो समझिए आप, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ना जाए, परपेंडिकुलर जाने का मतलब क्या होता है बाबू? परपेंडिकुलर का मतलब ए वाला लाइन हो गया। अगर मान लेते परपेंडिकुलर ना जाए या कुछ इस प्रकार से मुड़ जाए तब क्या करेंगे? क्या परपेंडिकुलर है? क्या आपको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जा रहा है इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या परपेंडिकुलर है? आप बोलोगे परपेंडिकुलर है? नहीं, परपेंडिकुलर नहीं बाबू। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि इस तरह से एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री, एक हल्का सा मुड़ा हुआ है। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मुड़ा हुआ, बाहर से हमको कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ 90 डिग्री बनना चाहिए इसके अंदर, तो यहीं से ना मुड़ गया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में को सचमुच में ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो गया नहीं है। तो जहां से मुड़ा है उस पॉइंट को लेते हुए एक एक्सिस बनाइए, इधर एक एक्स एक्सिस हो गया और इधर इसको वाई एक्सिस बना लीजिए। वाई एक्सिस ऊपर नहीं बनाना, नीचे बनाना, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? चलो, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया और ये तुम्हारा वाई एक्सिस। अब हम जो बोलेंगे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अपने नेचुरल लेंथ से, नेचुरल डायरेक्शन से कितना एंगल झुका हुआ है? थीटा डिग्री। थीटा डिग्री झुका हुआ है। अगर 90 डिग्री जाता तो परपेंडिकुलर जाता तो ये वाला लाइन होता है, लेकिन है नहीं। चलो, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि जिसके साथ एंगल बनता है उसको जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसको कॉस के फॉर्म में रखते हैं, अदरवाइज साइन के फॉर्म में रखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक फोर्स लग रहा है इस तरह से, और ये जो फोर्स है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है, तो इसका कंपोनेंट तोड़ देते हैं कि जिसके साथ एंगल बनाया है उसको हम लोग बोलते थे कॉस, एफ कॉस थीटा, और अदरवाइज साइन थीटा। यानी जिसके साथ एंगल बनाएगा ना बाबू उसको कॉस रखते हैं, बाकी को साइन रखते हैं। जैसे मान लेते हैं ई जो है किसके साथ एंगल बनाया, एक्स एक्सिस के साथ, तो इसके साथ क्या हो जाएगा कॉस, ई कॉस थीटा, अदरवाइज हो जाएगा आपका ई साइन थीटा। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इधर से पास कर रहा था इसको हमने तोड़ दिया और एक कंपोनेंट बना दिया, और एक एक्स के और दूसरा वाई के, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट ले लिया, ये कॉस और ये साइन। आप देख रहे होंगे कि ये जो एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन जा रहा है, तो ये वाला परपेंडिकुलर लाइन है, और पर इधर जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंपोनेंट आया ई कॉस थीटा।
ठीक है। चलिए अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालते हैं कि फ्लक्स जो था मेरा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। फ्लक्स दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो एरिया पे और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस पे। सरफेस का क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो एरिया को हमने ए से रिप्रेजेंट किया और कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो परपेंडिकुलर पास कर रहा है, ढूंढ के बताइए। ई कॉस, यही ना परपेंडिकुलर जा रहा है, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है एरिया के, तो ये तुम्हारा कॉस हो जाएगा, ई कॉस थीटा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो फॉर्मूला आएगी क्या आएगी, ई ए मल्टीप्लाई करके लिख दें कॉस थीटा। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर आप यहाँ पे कॉस हटाते हो तो यहाँ आता है ई डॉट ए। समझ में आ रहा है बात। तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दोनों फॉर्मूला हमने देख लिया, एक स्केलर फॉर्म में होता है और एक कॉस हटाते हो तो डॉट आता है। ये तुम्हारा कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। और कॉस आ जाने से हमको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे क्वांटिटी है बाबू, स्केलर क्वांटिटी। इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट बता सकते हो, आपको बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यूनिट आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। मतलब अगर कंबाइंड कर दिया जाए ई डॉट ए का यूनिट तो इसका था न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम क्या यूनिट होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात, मतलब एन एम स्क्वायर बाई सी। ठीक है ना। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे से कर लिया। मिलते हैं अगले क्लास।